हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी बुक का चैप्टर स्टार्स, और इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द थर्ड लेवल। ये रीड करेगी और मैं एक्सप्लेन करूंगी। Written by Jack Finney. Jack Finney. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? तो पहले ही लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑथर ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बहुत ही क्यूरियस का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो दूसरों को मुश्किल लगता है बिलीव करने में। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. एक एक लाइन पढ़ते हैं, ज्यादा शायद बच्चों को और भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट है वो शायद स्वेयर करेंगे कि रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल। जो स्टैक का मतलब होता है गट्ठर लगा हुआ है उनके पास टाइम टेबल का, कि वो दो ही टाइम टेबल, इतना गट्ठर लेकिन दो ही टाइम टेबल है। But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. पर मैं कहता हूँ कि तीन है क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं तीन टाइम टेबल है। Yes, I have taken the obvious step. मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया। ऑब्वियस का मतलब बिल्कुल जो दिख रहा है, जो लॉजिकल है, वही स्टेप मैंने लिया है। I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. तो मैंने सबसे बात की, उसके अलावा मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो दिमाग का इलाज करता है। I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. मैंने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है, और उसने बताया कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब ये हुआ कि वो एक तरीके से मतलब जीते जी जो सपना देखते हैं वो पूरा हो जाना, उस तरीके की कोई चीज है। He said I was unhappy. उसने कहा कि मैं नाखुश हूं। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. That made my wife kind of mad. इससे जब उसने कहा कि मैं नाखुश हूं, इससे मेरी वाइफ एकदम काइंड ऑफ मैड हो गई, पागल हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट पर उसने समझाया कि उसका मतलब ये था कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। पूरी दुनिया भर में बहुत इनसिक्योरिटीज हैं, डर है, वॉर, लड़ाई झगड़े हैं, चिंता है और बाकी चीजें भी हैं। Well, who doesn't? And that I just want to escape. और मुझे सिर्फ यहाँ से भागना है। Well, who doesn't? कौन नहीं भागना चाहता है? Everybody I know wants to know escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तो हर कोई भागना चाहता है, मैं भी भागना चाहता हूँ, पर हर कोई जो है वॉन्डर डाउन, कोई चला नहीं जाता। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे कोई जाता नहीं है भाग के। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. पर यही रीजन है, उसने कहा, और मेरे सारे दोस्त उसकी बात मान गए। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। सब तैयार हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर कुछ वही पॉइंट करता है, उन्होंने क्लेम किया। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. मेरा स्टैम्प कलेक्शन की इसकी हॉबी थी, और शायद वो इनका टेम्पररी का मतलब हुआ थोड़े समय के लिए, रिफ्यूज था, भागने का एक तरीका था रियलिटी से। हम सब लोगों का भागने के कुछ तरीके होते हैं रियलिटी से, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इनका भागने का तरीका स्टैम्प कलेक्शन था। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. पर शायद मेरे ग्रैंडफादर को कोई भी रियलिटी से भागना नहीं था। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। चीजें बहुत शांति से और बहुत पीसफुल चल रही थी। इन हिज डे, उनके समय में बहुत अच्छे से चल रही थी। From all I hear, he started my collection. फ्रॉम ऑल आई, जो जितना मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा मतलब स्टैम्प कलेक्शन का ही काम किया।
It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. उनका कलेक्शन बहुत अच्छा था. ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, मतलब 4 ब्लॉक्स में उन्होंने कलेक्ट करके लगाया हुआ था. स्टैम्प कलेक्शन के लिए बुक आती है, कॉपी में लोग लगा लेते हैं, या बुक्स होती हैं. पहले फर्स्ट डे कवर, सेकेंड डे कवर, इस तरीके से. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी बड़ा शौक था, यूएस के प्रेसिडेंट थे यूएस के, और उनको भी शौक था. तो बेसिकली ये स्टोरी एक्चुअली ये है कि इसमें जो थर्ड लेवल का मतलब हुआ कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के 2 ही लेवल्स थे. तो पूरे दुनिया भर में 2 लेवल्स मशहूर थे, लेकिन इनको थर्ड लेवल का पता चल गया, और उसी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी, इसी के ऊपर ये स्टोरी है. Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Anyway, तो फिर उसने कहानी कंटिन्यू किया. Here's what happened at Grand Central. क्या हुआ वो बता रहा है कि एक रात पिछले समर, I worked late at the office. मैंने काफी देर तक काम किया. I was in a hurry to get uptown to my apartment. मुझे बहुत जल्दी हो रही थी कि मुझे टाउन से एक दूसरे कोने पे जाना था अपने अपार्टमेंट में. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूंगा ग्रैंड सेंट्रल से, क्योंकि वो फास्टर चलती है. सबवे जो है अंदर से जो चलती है वो बहुत ही तेज चलती है बस के मुकाबले. तो मुझे जल्दी जाना है, मैं चल दूंगा सबवे से. No, I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. Now I don't know why this should have happened to me. मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. मैं तो एक ऑर्डिनरी हूँ, एक नॉर्मल लड़का हूँ. मेरा नाम चार्ली है. 31 साल का हूँ मैं, और मैं जो है एक टैन कलर का, मतलब डार्क कलर का गाबरडीन सूट का, मतलब एक फैब्रिक है, स्पेशल फैब्रिक है गाबरडीन, जो थोड़ा सा वुलन टाइप की फैब्रिक है, उसका सूट मैंने पहना हुआ है. स्ट्रॉ कलर की हैट लगाई हुई है मैंने, और फैंसी बैंड पहना हुआ है. तो मेरे जैसे दर्जनों आदमी मेरे तरफ से गुजरते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से गुजरते रहते हैं, और मैं किसी भी चीज से एस्केप नहीं कर रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसी. बस मैं जल्दी जल्दी अपने वाइफ के पास जाना चाह रहा हूँ. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take another flight to the second level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway, heading for the subway, and got lost. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. ये इनके चौराहे का नाम होगा या सड़क का नाम होगा. वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए मैं मुड़ा, और मैं वेंट डाउन द स्टेप, सीढ़ियों से उतरा, फर्स्ट लेवल पे आया, जहां पे आप ट्रेन ले सकते हो, लाइक द 20th सेंचुरी की तरह ट्रेन ले सकते हो, ट्रेन में आप चढ़ सकते हो. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. फिर दूसरी स्टेप्स सीढ़ियां चढ़ करके हम लोग मैं सेकेंड लेवल पे गया, जहां पे सब अर्बन ट्रेन लीव करती है, मतलब वहां से जाती थी. डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे. थोड़ा सा झुका, डोरवे आर्च थी, आर्च का मतलब ऐसे है, तो वहां झुक करके मैं डक करके गया, उसको डक करके कहते हैं. एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, नहीं, दैट्स कहां गया, डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. मतलब आर्च करके गया डोरवे पे, जो हेडिंग फॉर सबवे मतलब सबवे की तरफ जा रही थी वो आर्च, और मैं एंड गॉट लॉस्ट हो गया. तो मतलब फर्स्ट लेवल पे आया, सेकंड लेवल पे आया, सबवे से एंटर करके अंदर जाने की आर्च की तरफ से कोशिश की, लेकिन वो ही गॉट लॉस्ट. That's easy to do. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in the office building on 46th Street, 3 blocks away. तो बहुत आसान है मेरे लिए. मैंने I have been and out, अंदर भी गया हूँ कई बार. बहुत ग्रैंड सेंट्रल बहुत बड़ा स्टेशन है, कई बार अंदर बाहर गया हूँ, hundreds of times.
लेकिन मैं हमेशा नए नए डोरवेज को क्रॉस कर लेता हूँ, नए रास्ते मुझे पता चलते रहते हैं, नई स्टेयर्स मिलती हैं, नए कॉरिडोर मतलब नए बरामदे मिलते रहते हैं। तो वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल, एक बार गलती से मैं एक टनल में घुस गया, तो जब वो 1 माइल लॉन्ग थी टनल, और जब मैं निकला तो वो कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सड़क से जा रहे हैं, पतली गली है, बिना पूछे जाम लगा हुआ है, तो पतली गली से गली निकलती कहीं और जाकर के, उसी तरीके से 1 माइल लॉन्ग टनल इसने क्रॉस किया और कहाँ पहुंच गया, रूजवेल्ट होटल पहुंच गया। दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, 46th स्ट्रीट पे एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया, जो मेरे ऑफिस से 3 ब्लॉक्स अवे थी। तो इस तरीके से नई नई जगह ये डिस्कवर करता रहता था। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल भी ट्री की तरह ही ग्रो कर रहे हैं, नए नए कॉरिडोर्स, नए नए स्टेयर केसेस डेवलप कर रहा है, बिल्कुल रूट्स की तरह, मतलब जैसे जड़ होती है। नहीं दिख रहा होगा, तुम लोग अपनी बुक्स खोल के बैठे, जैसे पेड़ होता है उसी की तरह से नई नई जड़ें, नए नए कॉरिडोर्स बना रहा है। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. शायद एक बहुत बड़ा सा टनल है जो शायद किसी को नहीं पता है उस बारे में, जो हम जहां चल रहे हैं उसके नीचे फैला हुआ है, और वो रास्ता कहाँ जाता है, टाइम स्क्वायर तक जाता है, और शायद सेंट्रल पार्क तक भी जाता हो। पहले क्या सुरंगे, टनल क्या होती थी, सुरंगे होती थी, सुरंग जो एक जगह से दूसरी जगह खोदी जाती थी, नीचे सुरंग रहती थी, ऊपर सड़क रहती थी, बिल्कुल सबवे टाइप। तो ये बता रहा है कि शायद हो भी सकता है जो टाइम स्क्वायर से होते हुए सेंट्रल पार्क जाए। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट हो गया, मतलब निकलने का एक तरीका हो गया, एक भागने का तरीका हो गया, एस्केप का तरीका हो गया। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद मैं इसलिए उस सुरंग में घुस गया हूँ। लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में कभी नहीं बताया। The corridor I was in began an angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तो जिस कॉरिडोर की मैं बात कर रहा था वहां पे मैंने चलना शुरू किया, और एंगलिंग लेफ्ट, थोड़ा सा टेढ़ा होकर टिल्ट होकर लेफ्ट की तरफ जाके डाउनवर्ड नीचे झुक करके, और मुझे लगा कि मैं शायद गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वॉक करता हुआ चलता चला गया। ऑल आई कुड हियर वाज अ एम्प्टी साउंड। मैं क्या सुन पा रहा था, सिर्फ अपने फुटस्टेप्स, अपने कदमों की आहट मैं सुन पा रहा था, क्योंकि आई डिडंट पास अ सोल, इसका मतलब मैंने एक आदमी को भी वहां गुजरते हुए नहीं देखा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ फॉलो रोर अहेड दैट मीन, और फिर मुझे एक अजीब सी खोखली आवाजें आने लगी, जिसका मतलब वो खुली जगह पे आने वाले हूं मैं, और वहां पे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। Then the tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. टनल जो है अचानक, जो सुरंग थी वो शार्प लेफ्ट टर्न उसने लिया, तो मैं जो है थोड़ी सी सीढ़ियां थी वहां पे, मैं उन सीढ़ियों से उतरा और वो सीधे 3rd लेवल पे आ गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे आ गया। For just a moment I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. और एक समय के लिए मुझे लगा, एक मोमेंट के लिए लगा कि मैं वापस से 2nd लेवल पे आ गया हूँ, लेकिन जब मैंने देखा रूम को तो बहुत छोटा सा था, और वहां पे बहुत ही कम टिकट विंडोज थी, ट्रेन के गेट्स भी कम थे, और इन्फॉर्मेशन बूथ जो था सेंटर पे वो भी लकड़ी का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग, ओल्ड फैशन था। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. और मैन जिसको मैंने बूथ पे देखा था, एक आदमी जो बूथ पे था, वो ग्रीन आई शेड, जैसे उसकी आंखों में ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, और बड़े ब्लैक कलर के स्लीव्स का उसने कोट पहना था, प्रोटेक्टर टाइप का पूरा पहना हुआ था। लाइट्स जो है बहुत हल्की हल्की थी और हिल रही थी, फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ व्हाई, तब मुझे समझ में आया कि लाइट्स क्यों हिल रही है, क्या ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा था, लाइट नहीं थी प्रॉपरली, ओपन फ्लेम गैस लाइट जल रही थी, मतलब एक तरह से पेट्रोमैक्स टाइप का जो होता है, बड़ी बड़ी गैस वो जल रही थी। हाँ, तो क्या किया जाए, इसको पढ़ा जाए, पढ़ते हैं।
पार्ट 2 की बजाय आज थोड़ा सा आप लोग और टाइम लगा के एक साथ ही पढ़ लो। There were brass Spittoons. spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black hand labor mustache. तो देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। स्पिटून्स एक तरह से पॉट जैसे हो गए, ब्रास से बने हुए पॉट्स थे फ्लोर के ऊपर, और स्टेशन के चारों तरफ ग्लिन चमक थी लाइट की, जिसने मेरी आंख कॉट माय आई का मतलब मेरी निगाह उसके ऊपर जरूर पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, क्योंकि वो अपने उस जमाने में गोल्ड वॉच इस पॉकेट में रखी रहती थी, हाथ में टांग के चलते थे लोग, देखते थे ऐसे घड़ी निकाल के समय देख के फिर रखते थे। तो उसने वेस्ट पॉकेट से गोल्ड निकाली, तो उसी की चमक से मेरी आंखें चौंधी आ रही थी। He snapped open the cover, glanced at his watch. उसने कवर ओपन किया, वॉच देखी और थोड़ा सा गुस्सा हुआ, फ्राउन हुआ। He wore a derby hat पहनी हुई थी। ब्लैक 4-बटन सूट थे, 4 बटन वाला सूट था उसका। और डर्बी में जो डर्बी गेम है उसमें जो हैट जिस तरह से गोल गोल पहनते हैं उस तरीके से हैट पहनी हुई थी उसने। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच। हैंडल बार का मतलब ये बड़ी बड़ी नुकीले नुकीले मूछे थे उसकी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और जब मैंने सबको चारों तरफ देखा तो हर कोई इतने पुराने जमाने से वो ड्रेस्ड है। I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. इतनी सारी दाढ़ी मूछे साइड्स में और मुस्टैचेस मैंने कभी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg-off mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Carrier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. A woman walked in through the gate. ट्रेन गेट में जब तक एक औरत आई, उसने जो एक ड्रेस पहनी हुई थी, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जैसे लग रहा था कि स्लीव्स मटन की स्लीव्स वाला कपड़ा पहना हुआ है उसने। स्कर्ट्स पहनी थी उसने, टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज स्कर्ट पहनी हुई थी, और उसके पीछे ट्रैक पे मैंने ग्लिम्स यानी एक झलक देखी, लोकोमोटिव यानी इंजन की झलक देखी, जो एक छोटा सा कोरियर टाइप का था। एंड करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव था, मतलब पुराने जमाने का, जिसपे फनल शेप स्टैक जगह थी, फनल शेप की स्टैक थी। और तब मुझे समझ में आया, क्या समझ आया? ब्रांड। करियर एंड आइव्स इज अ ब्रांड। वही करियर एंड आइव्स जो है एक लोकोमोटिव पुराने जमाने की ब्रांड का एक इंजन था विद अ फनल शेप्ड स्टैक। और तब मुझे समझ आया, क्या समझ आया? पढ़ो। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. उसको कुछ कुछ समझ में आया, और उसको कंफर्म करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए मैं एक न्यूज बॉय के पास गया और पेपर उसके पैरों से उठा लिया। और वो पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और वर्ल्ड बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। लीड स्टोरी उसमें कह रही थी कुछ प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड के बारे में, क्लीवलैंड के बारे में। और मैंने फ्रंट पेज पे, ये फ्रंट पेज मुझे याद है कि मैंने पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में देखा था, और वो तब उस वक्त का प्रिंट हुआ था जून 11, 1894। अगर लाइब्रेरी में पुराने पेपर्स रहते तो उसने वो पेज पुराने देखा था कि वो 11 जून 1894 का पब्लिश्ड पेपर था। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the 3rd level at Grand Central I could buy tickets that would take to Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. तो मैं टिकट विंडो पे मुड़ा कि नोइंग दैट हियर ऑन द 3rd लेवल, कि यहाँ पे 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल पे मैं टिकट्स खरीद पाऊंगा जो मुझे लुइसा और मुझे कहीं पर भी ले जा सकती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां भी कहीं हम जाना चाहें। 1894 में, इन द ईयर 1894, एंड आई वांटेड, तो मुझे 2 टिकट्स चाहिए थे। कहाँ के? गेल्सबर्ग, इलिनॉस के। Have you ever been there? It's a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. क्या तुम लोग कभी वहां पर गए हो?
एक वंडरफुल टाउन था जो उसमें बड़े बड़े बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस थे, बड़े बड़े हाउस मतलब फ्रेम किए हुए बड़े बड़े मकान थे, बड़े बड़े लॉन्स थे और बहुत सारे ट्रीज थे जिसकी ब्रांचेस जो होती थी वो स्ट्रीट्स के छत पे आकर के दिखती थी, बड़े बड़े ट्रीज की। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और 1894 में समर की जो शामें होती थी गर्मियों की बहुत लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन्स पे बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी लोग सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, शांति से बात करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लाइक फैंस, पाम लीफ वाला फैन चलता था क्योंकि फैन इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जुगनू हुआ करते थे। फायर फ्लाइज यानी जुगनू हुआ करते थे। In a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. तो द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली हो गया। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, इतने शांति नुमा वर्ल्ड में वहां पे वापस आना। देयर द वर्ल्ड वॉर स्टिल 20, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब 1894 का मतलब हुआ कि पहला वर्ल्ड वॉर अभी 20 साल बाद होने वाला है और दूसरा 40 साल बाद, क्योंकि वहां से वो काउंट कर रहा है 1894 से उसके 20 ईयर्स बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 40 ईयर्स बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर। वहां पे अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, इसलिए मुझे वहां के लिए 2 टिकट्स चाहिए थे। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets, one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you're trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. The clerk figured the fare. क्लर्क ने बताया कि कितना किराया हुआ। He glanced at my fancy headband, जो मैंने हेड बैंड पहना तो उसको मुझे देखा, बहुत फैंसी सा पहना हुआ था क्योंकि बहुत जमाने आगे निकल गया था, वो पुराने जमाने का था। लेकिन फिर उसने फिगर किया कितना बताया कितना है, और मेरे पास इतना था कि 2 कोच की टिकट्स आसानी से आ जाएंगे, वन वे एक तरफ के। लेकिन जब मैंने काउंट किया मनी को और ऊपर देखा तो क्लर्क जो मुझे घूर रहा था उसने जो है बिल्स को देख के सर हिलाया, नॉट किया। उसने ये पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर, ट्राई टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे, मतलब तुम्हें जेल हो जाएगी। एक तरह से उसको धमकी दे रहा है। और उसने जो है कैश ड्रॉर जो रखा था उसने खोल करके देखा कि क्या है इसमें। ऑफ कोर्स जो मनी था वो ओल्ड स्टाइल के बिल्स थे। आधे बिल्स जो हम लोग यूज करते थे उसके आधे हो चुके थे और डिफरेंट लुकिंग थे, मतलब साइज कम ज्यादा हो गया होगा, डिफरेंट लुकिंग थे। उस समय की करेंसी इस समय की करेंसी में फर्क होगा। तो मैं भागा वहां से, क्योंकि जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं होता, भले वो 1894 हो या चाहे अभी हो, जेल जेल ही होती है किसी भी समय की। And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought old-style currency. That really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old-style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. And that was that, मतलब इनफ हो गया ये। I left the same way I came. जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से वापस आया, I suppose, शायद। अगले दिन लंच आवर के समय मैंने $300 जो है बैंक से निकाले, उतना ही जितना हम लोग के पास था, और एक पुराने स्टाइल की करेंसी जिससे मेरे फ्रेंड को, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत चिंता हो गई थी। तो वो कहने लगा कि यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन, किसी पुराना पैसा तुम किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम देना पड़ेगा। मेरे $300 जो है बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बट आई डिडंट केयर। मतलब मेरा $300 शायद पुराने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि उस जमाने में एग्स कितने थे, 13 सेंट्स के थे। एक दर्जन एग 13 सेंट का था 1894 में, अभी तो बहुत महंगाई हो गई है। But I've never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station. Although I've tried often. लेकिन उतना पैसा लेकर भी मुझे वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जो 3rd लेवल ग्रैंड स्टेशन पे लेके जाएगा, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. But now we are both looking every weekend because now we have proof that the 3rd level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I
Sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is, all right, in 1894. लुइसा बहुत ही वरिड थी कि जब मैंने उसको ये सारी चीजें बताई और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल के बारे में और कोई तलाश करूं और उसके बाद में भी रुक गया। मैं वापस अपने स्टैम्प की तरफ आ गया, लेकिन वी आर बोथ लुकिंग, अब हम लोग दोनों देख रहे हैं हर वीकेंड पे, क्योंकि अब हम लोग को प्रूफ मिल गया कि थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा फ्रेंड सैम वीनर गायब हो गया है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है, लेकिन मुझे शक हो रहा है, सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि सैम चूंकि एक सिटी बॉय है और मैं उसको गेल्सबर्ग यानी गांव की कहानी सुनाता रहता था कि मैं वहां पे स्कूल जाता था और वो हमेशा कहता था कि उसको उस जगह की आवाज बहुत पसंद है और शायद वो वहीं पर है। ऑल राइट, शायद कहाँ है? 1894 में। Because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called the first day cover. They never open, you just put blank paper in the envelope. बिकॉज वन नाइट, एक रात को फर्स्टिंग दिन, जब मैं स्टैम्प कलेक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था तो मैंने देखा कि फिर हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर, क्या तुम लोगों को पता है, क्या तुम लोगों को भी पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो वो बता रहा है उसका आंसर कि जब न्यू स्टैम्प इशू होता है यूएसए में उस समय, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं और उसको खुद को मेल करके, मतलब अपने आप को ही चिट्ठी लिख करके वो उनके पास आ जाता है फर्स्ट डे की, मतलब फर्स्ट डे की सेल में वो नया एनवेलप उनके घर पहुंचे, मतलब स्टैम्प उन्हीं के घर पहुंचे। और पोस्ट मार्क जो होता है वो डेट प्रूफ कर देता है कि हाँ भाई इस डेट को इस दिन गया था। एनवेलप को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। तो दे आर नेवर ओपन, वो कभी खोले नहीं जाते हैं, बस उसके अंदर एनवेलप के अंदर क्या रख देता है, ब्लैंक पेपर, पता है कि, लेकिन वो उनके पास पहुंच जाता है। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent, dull brown, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. It's it. तो उस रात को जब मैं पुराने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था तो मैंने देखा कि वो दैट शुडंट, मैंने वो देखा जो उसको वहां नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे था। वो वहां पे इसलिए था क्योंकि किसी ने उसको मेल किया था मेरे ग्रैंडफादर को, उनका घर जब गेल्सबर्ग में था, ये भी वहीं से आया था, तो मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने मेल किया था क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस एनवेलप का यही कहता था कि वो गेल्सबर्ग के लिए है, और वो तब से जुलाई 1894 को यहीं पर है। पोस्ट मार्क ये बता रहा है कि इस डेट को पहुंचा, डिलीवर हुआ है। फिर भी मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी। स्टैम्प जो है 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था और उसके ऊपर पिक्चर थी प्रेसिडेंट गार्डफील्ड की। नेचुरली जब एनवेलप ग्रैंड डैड को मिला होगा मेल से तो वो सीधे उनके कलेक्शन में गया होगा और वहीं पे रहा होगा, स्टेट देयर, जब तक कि मैंने उसको उठाया और खोला नहीं। पेपर उसके अंदर ब्लैंक नहीं था जो होना चाहिए था। और वो क्या कह रहा था, चार्ली? I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true, I found the third level. I've been here 2 weeks and right now down the street at the Dailies, someone is playing a piano and they're all out on the front porch singing, Seeing Nellie Home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. तो ये चिट्ठी लिखी है चार्ली को कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं सही, मैं विश कर रहा था कि तुम सही हो और तब मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही हो। और चार्ली ये सही है कि मैंने थर्ड लेवल देख लिया है। आई बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए था और राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं डेलीज में हूँ। समवन, यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और फ्रंट पोर्च में है वो लोग गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे इन्वाइट किया गया है नींबू के शरबत के लिए। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली और लूसिया, क्योंकि ढूंढते रहो, थर्ड वर्ल्ड है और ये बहुत वर्थ इट है, मतलब उसकी बहुत कीमत है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, सैम किसी ने साइन किया। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to see him up in a nice little hay.
feed and grain business. And he always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business. Why? Sam was my psychiatrist. हाँ, यहाँ गायब कौन हुआ था? Sam Wiener. यहाँ पे गायब कौन हुआ था? Sam वीनर ही गायब हो गया था ना। साइकेट्रिस्ट उसका, देखो कितनी कहानी में ट्विस्ट है। तो नोट किसने साइन किया था? सैम ने। ये नोट कहाँ से आया है? ये सैम का नोट है, सैम ने दिया था। सैम इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जो गायब हो चुका है। तो उसमें लिखा है कि एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, कि मैं स्टैम्प कॉइन लेकर के जा रहा हूं। मैंने देखा कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टैम्प। तो मैंने देखा था कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी। तो इससे वो आसानी से वहां पे 1894 में हे फीड खरीद सकता है, ग्रेन बिजनेस वहां पे। $800 उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा है। He always said that's what he really wished he would do. वो हमेशा से वही करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था, पुराना इस तरीके का। और वो certainly can't go back to his old business. तो वो वापस उस तरीके से जाना चाहता था। अभी जो बिजनेस है उसमें नहीं, गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल नहीं, इलिनॉइस में नहीं। इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, उसका ओल्ड बिजनेस में जाता था। वाई? क्योंकि सैम क्या था? मेरा साइकेट्रिस्ट था। तो इसको मना करते करते सैम ही 1894 में चला गया। और अब ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि थर्ड वर्ल्ड स्टेशन एक्चुअली क्या था, है भी कि नहीं है। तो आप लोग जाइए, पता लगाइए यूएस में कि है कि नहीं, और हमको भी इन्फॉर्म करिएगा कैसे, कमेंट सेक्शन में, कि थर्ड वर्ल्ड है कि नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब जरूर करो। चलो फिर, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछो। पूछते तो हो नहीं, फिर भी हम बोल दे रहे हैं कि आप लोग पूछो। चलो, ऑल द बेस्ट। बाय।